Good afternoon, everyone. Good afternoon, everyone. गुड आफ्टरनून सर। है क्लास में? बेटा मैं आप लोगों से एक चीज कह रहा था, बार बार वही प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों के साथ। या तो आपने अपनी ऑफिशियल मेल आईडी से लॉगिन नहीं किया है, या फिर एक चीज आपको बता दूं, आपको जो लॉगिन करना है वो अपने पोर्टल पे जहां आता है आपका लिंक, वहां से करिए आप क्लास को ज्वाइन। अदरवाइज एब्सेंट हो जाएगी, कोई फायदा नहीं है, फिर आप परेशान करोगे मेरे को। और मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है बेटा। 350 बच्चे हैं, अगर मान के चलिए 20 या 30 स्टूडेंट ने भी ऑफिशियल मेल आईडी से ज्वाइन नहीं किए, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू मॉडिफाई द अटेंडेंस। और वो मॉडिफाई नहीं होती क्योंकि डायरेक्टली जूम से आती है, वो उसमें आप चेंजेस भी नहीं कर सकते। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो डायरेक्टली पोर्टल से बेटा क्लास को ज्वाइन किया करो, रेदर देन किसी ने लिंक शेयर करा दिया, लिंक से ज्वाइन कर ली। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, बाकी सभी लोग आ जाएं, स्टार्ट करते हैं। और कोई क्वेरीज, कोई डाउट? एनी क्वेरी बेटा? वन 144। 2 मिनट वेट करते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। तो फिर ये लेट ज्वाइन करेंगे, फिर कहेंगे सर हमारी अटेंडेंस रह गई। हेलो, आपने कॉल किया था? चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। अभी भी 210 है। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ओके, सो व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? देखिए, टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी, देयर आर 3 कैटेगरी ऑफ प्रॉपर्टीज: रियल, पर्सनल, एज वेल एज असेसमेंट। तो रियल का पर्पस क्या है? सपोज एनी यूजर वांट टू परचेज लैंड, फिजिकली उसका वेरिफिकेशन है कि हाँ पर्टिकुलर वो लैंड उसने परचेज की, उसके नाम पर रजिस्ट्री है। दूसरी चीजें होती हैं, प्रॉपर्टी होती है हमारी पर्सनल, कार, ज्वेलरी, क्लॉथिंग और वट एवर गुड्स एंड सर्विसेज वी आर परचेजिंग। तीसरी है असेसमेंट। एन असेसमेंट इज अ लीगल राइट टू यूज अनदर लैंड
for a specific limited purpose. In other words, when someone is granting an assessment, he is granted the legal right to use the property, but the legal title to the land itself remain with the owner of the land. जैसे हमारी जो कॉपीराइट्स है, पेटेंट है, या आपने कोई नई एल्गोरिथम प्रपोज की है, नया सॉन्ग है, तो इस तरीके की प्रॉपर्टी के लिए प्रॉब्लम कहाँ आती है बेटा? भाई रियल लैंड से यू कैन क्लियरली डिफाइन, ओके दिस इज लैंड फॉर मी, और ये लैंड मेरी है, कार ज्वेलरी ये सब आपकी। लेकिन नॉर्मल सी बात है, जो हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है दैट इज अ क्रिएशन, जिसे हम कह सकते हैं ना। इससे अगर सपोज आपने कोई नई एल्गोरिथम प्रपोज की है, या नया गाना लिया है, नई मूवी आई है, तो दीज ऑल थिंग्स रिलेटेड टू द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का पर्पस क्या होता है असेसमेंट का बेटा? सपोज दैट जो उसने प्रॉपर्टी किसी और को यूज करने के लिए दी है, नाम तो उसी का रहेगा जिस बंदे ने क्रिएट की है, जिस बंदे ने डेवलप की है, बट अदर पर्संस विद द हेल्प ऑफ परमिशंस दे कैन यूटिलाइज दिस प्रॉपर्टी, पेटेंट, कॉपीराइट एज वेल एज ट्रेडमार्क। पेटेंट क्या होता है बेटा? ग्रांट ऑफ अ प्रॉपर्टी राइट टू द इन्वेंटर इशू बाय द पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस in terms of new patent is 20 years starting from the day of application is first made। इसका टाइम ड्यूरेशन कितना होता है? 20 years, जब से आपने एप्लीकेशन सबमिट की होगी। इट इज ऑल्सो अ टाइटल राइट्स एंड देयरफॉर इट इज इफेक्टिव ओनली विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अगर कोई पेटेंट इंडिया में हुआ है तो वो किसके लिए एप्लीकेबल होगा? इंडिया के लिए एप्लीकेबल होगा। यूएस में है तो यूएस के लिए होगा, किसी और कंट्री में तो उस कंट्री के लिए डिफाइन होगा। क्लियर? सेपरेट पेटेंट रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड फॉर ईच कंट्री वेयर द प्रोटेक्शन इज रिक्वायर्ड। अगर आपको यूएस में लेना है तो आपको वहां पेटेंट फाइल करना पड़ेगा, दैट इज एप्लीकेबल इन यूएस और अदर कंट्रीज। अगर आपने इंडिया में अप्लाई किया है तो इंडिया के लिए अवेलेबल रहेगा, इंडिया के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा। क्लियर? गवर्न अंडर द पेटेंट एक्ट 1970। तो मल्टीपल चॉइस में कई बार पूछा जाता है कि पेटेंट राइट एक्ट जो है वो कौन सा है, तो 1970, 1988 और वॉट एवर, यू कैन क्लियरली नो द पेटेंट एक्ट इज 1970। टाइप्स ऑफ प्रोटेक्शंस एज वेल एज वर्क। प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेंशंस दैट आर नोबल, ओरिजिनल एंड हैज अ इंडस्ट्रियल यूटिलिटी। तो किस तरीके के काम को प्रोटेक्शन देता है बेटा? जो नोबेल हो, मतलब उससे पहले कभी किसी ने नहीं किया, ओरिजिनल वर्क है, ऐसा ना हो किसी ने कहीं से कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, या फिर इंडस्ट्रियल यूटिलिटी, जो इंडस्ट्रियल लेआउट्स हैं, डिजाइंस हैं, फॉर्मूलाज हैं, ऑल दीज आर द कैटेगरी ऑफ प्रोटेक्शन विद द हेल्प ऑफ पेटेंट। क्लियर? इज इट क्लियर बेटा? इज इट क्लियर? So validity for 20 years starting from the day of application is first made। तो कब से कब तक वैलिड रहता है ये बेटा? जब आपने एप्लीकेशन सबमिट की है, up to 20 years। It is also a title rights and therefore it is effective only within the country। Separate patent required to be filed for each country where the production is required। Rights come into the existence। Patent registration takes about 2 to 3 years in all। तो हम लोग जब अप्लाई करते हैं उससे लेके पेटेंट पहले पब्लिश होता है, फिर ग्रांट होता है, तो एटलीस्ट द टाइम ड्यूरेशन ऑफ पेटेंट ग्रांट इज 2 to 3 years। बट द ओनर कैन स्टॉप एनीवन एल्स फ्रॉम क्लेमिंग राइट ओवर अ पर्टिकुलर पेटेंट द मोमेंट ही अप्लाई फॉर द प्रोविजनल पेटेंट। मान के चलिए आपने पेटेंट के लिए अप्लाई किया, किसी और बंदे ने सेम चीज को अप्लाई कर दिया पेटेंट के लिए, तो जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो क्या करती हैं? वो दे विल आइडेंटिफाई कि पर्टिकुलर एल्गोरिथम या पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड किसी और ने पहले तो अप्लाई नहीं किया है। अगर किसी और ने अप्लाई कर दिया है, मान के चलिए आज की डेट में मैंने आज किया, कल किसी और ने कर दिया, तो जो दूसरे दिन कर रहा है, सेकंड डे कर रहा है, थर्ड डे कर रहा है, नेक्स्ट मंथ कर रहा है, उसका रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट किसने अप्लाई किया है? जिस बंदे ने अप्लाई किया है उसका माना जाएगा। क्लियर? इज इट क्लियर बेटा? यहां तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? नो। Symbolic representations, no symbolic representations to show the registration। Generally in the patent there is no symbolic representations that this is patent grant।
हाउ वी कैन आइडेंटिफाई, वी नीड टू सर्च इन अ पर्टिकुलर वेबसाइट और पेटेंट साइट, अ पर्टिकुलर जो भी मैं चीज पेटेंट कराने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्या उससे पहले किसी और ने तो नहीं कर दिया है अप्लाई, या किसी का पेटेंट ऑलरेडी ग्रांट हो चुका है, वी नीड टू सर्च। तो गवर्न अंडर कॉपीराइट एक्ट 1957, ये हम लोगों ने पेटेंट यहां तक पढ़ लिया। नेक्स्ट है हमारा बेटा कॉपीराइट। कॉपीराइट का पर्पस क्या है? गवर्न अंडर द कॉपीराइट एक्ट 1957, प्रोडक्शन ऑफ ओरिजिनल क्रिएटिविटी, एक्सप्रेशंस लाइक लिटरेरी वर्क, आर्टिस्टिक वर्क, ड्रामेटिक वर्क और ईटीसी। तो कॉपीराइट हम किसको देते हैं बेटा, बताइए? वहां तो इन्वेंशन की बात हो गई कि हमने कोई चीज नई इन्वेंट की है। यहाँ पे क्या है बेटा, किसी ने कोई पोएम गाई है, किसी ने कोई ड्रामा किया है, वॉट एवर लिटरेरी वर्क, तो उससे रिलेटेड सारा का सारा क्या होता है, हमारा कॉपीराइट के अंदर आता है। जैसे अगर आप कहे मेरा डॉक्यूमेंट है, वो भी हमारा किसके अंदर आता है, कॉपीराइट एक्ट के अंदर आता है। कि जो चीज कंटेंट मैंने डिफाइन किया है, दैट शुड नॉट बी यूज बाय अदर पर्सन। क्लियर? सर क्लियर? हाँ बेटा, सर अगर हम कोई पूछो। सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो वो सर इन कैटेगरी में से कौन सी में आएगा कॉपीराइट की? आप बताओ, कॉपीराइट में आएगा, पेटेंट में आएगा? देखिए, अगर आप एल्गोरिथम नहीं प्रपोज कर रहे हैं तो आप उसको पेटेंट करा सकते हो। क्या करा सकते हो? पेटेंट। पेटेंट। पेटेंट का बेनिफिट क्या होगा? अगर सपोज दैट कोई इंडस्ट्रियल यूज है या उसे कोई और यूज करना चाहता है, तो वो आपको रॉयल्टी पे करेगा। वो 2 ईयर्स या 5 ईयर्स के लिए आप ग्रांट कर सकते हो कि वो बंदा आपका एल्गोरिथम को या आपकी चीज को यूज कर सकता है। ठीक है? क्लियर? यस सर। जैसे अब मान के चलिए, आपको याद हो कि अभी कुछ 1.5-2 साल पहले अमिताभ बच्चन के फादर हरबंस राय बच्चन की कोई पोयम थी। यस सर, तो कुमार मधुशाला। विश्वास ने, हाँ, कुमार विश्वास ने गा दी थी वो। तो उसका कब से कब तक ड्यूरेशन रहता है? 20 ईयर्स तक। ठीक है? यस सर। तो कॉपीराइट के अंदर नहीं आता, वो पेटेंट के अंदर भी नहीं आता। किसके अंदर आएगा बताओ? कॉपीराइट के अंदर आएगा, पेटेंट के अंदर आएगा? पेटेंट। कॉपी कॉपीराइट के अंदर आएगा बेटा। आर्टिस्टिक वर्क है ना, पोयम है ना, यस सर। तो किसके अंदर आएगी? कॉपीराइट के अंदर। ठीक है? अब ये देखो, इसकी वैलिडिटी कब तक रहती है? वैलिड फॉर द लाइफ टाइम ऑफ द ऑथर प्लस 60 ईयर्स आफ्टर हिज और हर डेथ। मतलब जब तक बंदा जिंदा है, जब तक उसका कॉपीराइट है। बेटा, अदर्स प्लीज म्यूट योर माइक। बेटा, कोई भी क्वेरीज हो चैट बॉक्स में डाल देना आप। ठीक है? तो वैलिड फॉर द लाइफ टाइम ऑफ द ऑथर्स प्लस 60 ईयर्स आफ्टर हिज और हर डेथ। कब तक रहेगा? जब तक कि वो जिंदा है, उसके बाद भी वो 60 ईयर्स तक उसका कॉपीराइट रहता है। प्रोटेक्शन अवेलेबल इन द मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड। सिक्योर किस किस की चीजों को करता है? कॉपीराइट सिक्योर क्रिएटिव और इंटेलेक्चुअल क्रिएशन। क्लियर? कोई क्रिएटिव आइडिया है, कोई नई चीज है, उन सारी सारी चीजों को सिक्योर करता है। Right comes into the existence. Exclusive right over the copyright are created the moment the authorship create the work. इसके लिए जरूरत नहीं है आपको कहीं भी वो करने की। आपने किया है, ओनरशिप आपकी आपके पास है, आप क्लेम कर सकते हो। क्लियर? प्रोविजनल एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट, नो प्रोविजनल एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड। कोई भी इसके लिए प्रोविजनल एप्लीकेशन रिक्वायर्ड नहीं है। Symbolic representations, as such, there is no symbolic representations to show the registration. कॉपीराइट के लिए कोई भी symbolic representations नहीं है, उसका रजिस्ट्रेशन हम शो कर सकें। क्लियर? इज इट क्लियर बेटा? आपने देखा होगा जिले यूनिवर्सिटी की साइट पे कॉपीराइट एट द रेट 2010 और जिले यूनिवर्सिटी। देखा है आप लोगों ने? नहीं देखा है?
इसका पर्पस क्या है कि जो क्रिएट किया गया है वो किसने किया है, जीएल यूनिवर्सिटी के एक्ट अकॉर्डिंग टू द 2010। अब इसका पर्पस क्या हुआ बेटा कि कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन इस सॉफ्टवेयर को या इस चीज को यूटिलाइज नहीं कर सकती है। जितने भी सिंबलिक रिप्रेजेंटेशंस हैं, लोगोज हैं, जो भी चीजें हैं, उनको आप यूटिलाइज नहीं कर सकते विदाउट प्रायर परमिशन। ऐसे कई बार होता है क्या, मान के चलिए जीएलए का लोगो लेके जीएलए का मैंने एक फेक सर्टिफिकेट बना लिया, उसको कहीं भी यूटिलाइज कर सकता हूँ, तो वो किसके अंदर आएगा, कॉपीराइट एक्ट के अंदर। क्लियर? इज इट क्लियर? चलिए, नेक्स्ट वन इज ट्रेडमार्क, गवर्न अंडर ट्रेडमार्क एक्ट 1999। Types of protections as well as work. Protection of unique name that makes a brand distinct from others can include the name, slogans, logo, shape and color. तो आप ये नहीं कह सकते कि सर, आप ये मत कहना कि सर दो लोगों का नाम सेम है, आशीष आशीष, तो इसको क्या हम ट्रेडमार्क ना। जैसे आपने देखा होगा ब्रजवासी स्वीट्स, अब ब्रजवासी स्वीट्स के नाम से सेम नेम से कोई और बिजनेस नहीं कर सकता है। क्लियर? स्लोगन्स हैं, लोगो हैं, शेप है, कलर है, these type of items that is protected with the help of trademark. Clear? Is it clear beta? Validity and reach. Validity for 10 years can be made perceptual by renewing the trademark every 10 years. Title in natures to claim right should be applied to each country individually. जिस कंट्री में हो उसके लिए ही एप्लीकेबल होगा। अब आप कहेंगे सर ये 10 इयर्स के लिए वैलिड क्यों है? तो मान के चलिए आपने कोई फॉर्म स्टार्ट किया अपने नाम से, रजिस्ट्रेशन कराया उसका, आपने 5 साल या 6 साल या 8 साल तक बिजनेस को रन कराया। आफ्टर 7 इयर्स और 8 इयर्स वो ऑर्गेनाइजेशन बंद हो गई, कंपनी बंद हो गई, तो ऐसा नहीं है कि उसके नाम से कोई और यूज नहीं कर सकता। तो कब तक, 10 इयर्स तक अगर उसने रिन्यू नहीं कराई है तो उसके बाद कोई भी उसको यूज कर सकता है। बट इन ड्यूरेशन 10 इयर्स नोबडी कैन यूटिलाइज द नेम, स्लोगन, लोगो, these सिंबल्स को उनको यूज नहीं कर सकता है। क्लियर? क्लियर है बेटा? हाँ, अगर उसने आफ्टर 10 इयर्स रिन्यू करा लिया तो अगेन फिर 10 इयर्स के लिए हो जाएगा। क्लियर? यहां तक कोई क्वेश्चंस, कोई डाउट बेटा? नो। चलिए, सिक्योर ट्रेडमार्क सिक्योर द ब्रांडिंग अंडर विच प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आर सोल्ड। ट्रेडमार्क हमारा किस लिए जनरली यूज होता है, किन चीजों को सिक्योर करने के लिए, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, अंडर विच द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आर सोल्ड। कॉपीराइट कहां से मिलता है बेटा? कॉपीराइट तो इट्स ओन क्रिएशन है ना। आपने अगर कोई चीज डेवलप किया, आपने कोई लिखी है, जैसे पोएम आपने लिख दी, पोएम आपने पब्लिश कर दी, दे दी, तो पोएम पे किसका हक है? आप ही का तो होगा। यस और नो? कैन यू प्लीज अनम्यूट मी फॉर अ व्हाइल सर? बेटा अच्छा, अनम्यूट करता हूँ। एक मिनट में अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ अंकित, पूछो बेटा। अनम्यूट कर दिया आपको मैंने, आप आपने अनम्यूट सर कर सर। हाँ। सर ये पूछ रहा हूँ कि जैसे कोई आर्टिस्ट है सर, हम्म। तो सर वो मतलब
कॉपीराइट की जो अथॉरिटी जो कहाँ से लेता होगा सर? तभी जैसे कॉपीराइट की अथॉरिटी उसके पास होगी तभी तो सर वो क्लेम कर पाएगा अगर कोई उसका हाँ, कंटेंट यूज देखो करेगा तो। देखो तुम्हें मैं बताता हूँ। जैसे मान के चलो, आपने कोई पेपर, रिसर्च पेपर लिखा, ठीक है, यस सर। और आपने कॉन्फ्रेंस में भेज दिया, ठीक है, यस सर। वहां रिव्यू होगा, वो एक्सेप्ट हो जाएगा। हाँ सर। तो अब उस जो एल्गोरिथम आपने प्रपोज किया है, जो नया काम आपने प्रपोज किया है, आपका कॉपीराइट ऑटोमेटिक हो गया या नहीं हो गया? यस सर। तो क्या उसके लिए मेरे को कोई रजिस्ट्रेशन करना पड़ा, कुछ करना पड़ा? नहीं सर। ठीक है। तो जनरली हम लोग जब भी कोई ऐसा वो करते हैं तो ऑटोमेटिक वो कॉपीराइट हो जाता है। दूसरी चीज, कॉपीराइट ऑफिस भी होते हैं जहां हम, अगर मैं कोई ऐसा काम है जिसको मैं कराना चाहता हूँ कि मेरी पोएम को या मेरी किसी चीज को कोई यूटिलाइज ना कर पाए, तो उसके लिए फिर हम लोग, एक रिक्वेस्ट फॉर्म होता है, उसको भेजो, हाँ उसको सर एक्सेप्ट वही करते पूछ रहा हैं। हूँ मैं, वो सर वो प्रोसेस कैसे होता है मैं जो बता रहा हूँ ना, रजिस्ट्रेशन वाला है? कॉपीराइट, हाँ कॉपीराइट ऑफिस होते हैं बेटा। तो आपने जो भी काम किया है उसके लिए आपने भेज दिया, वो आइडेंटिफाई करेंगे कि उससे पहले किसी और ने तो नहीं किया है। अगर होगा तो वो आपको कॉपीराइट इश्यू कर देंगे। तो सर ये गवर्नमेंट के अंडर आता है ना? हाँ बिल्कुल, गवर्नमेंट, बेटा ये सेक्शन से अभी जो बने, प्रॉब्लम कहाँ आती थी पहले? एक चीज बताओ भाई, नॉर्मल सी बात है कि आपने कोई काम किया, अगर मैं आपको पुरानी जैसे फाइनल की जब प्रोजेक्ट बनाओगे तो उसकी रिपोर्ट चेक होती है टर्न टेन, कि आपने कहीं से कॉपी पेस्ट तो नहीं कर लिया। और उसका लिमिटेशन रहती है कि एटलीस्ट कम से कम 20% से कम होना चाहिए प्लेगरिज्म। इसका पर्पज क्या है? एटलीस्ट 80% आपका ओन क्रिएशन होना चाहिए। केवल आप किस किस को कॉपी पेस्ट कर सकते हो? किसी ने पुरानी मेथोलॉजी दी तो आप उसका रेफरेंस दीजिए। भाई मैं उसको ग्रांट दे रहा हूँ ना, जब मैं उसका रेफरेंस दे रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है? कि मैं उसकी परमिशन ले रहा हूँ, उसको ऑब्लाइज कर रहा हूँ कि मैं आपके इस काम को यूज कर रहा हूँ अपने पेपर के अंदर। क्लियर? यस सर। अगर हाँ, अगर मैंने बिना ऑब्लाइज किए उस काम को अपने पेपर के अंदर यूटिलाइज करता हूँ, तो मैं प्लेगरिज्म के अंदर आ जाऊंगा। वो मेरे पे क्लेम कर सकता है, विदाउट माई परमिशन वाई यू आर यूटिलाइजिंग दिस स्टेटमेंट, दिस एल्गोरिथम, दिस फॉर्मूलाज। ओके। ओके सर। ऐसे ट्रेडमार्क में होता है। ट्रेडमार्क में कंडीशन क्या होती है? जनरली आपने देखा होगा, स्लोगन होता है, देखा नहीं देखा? बहुत सी कंपनी के, मैकडोनल्ड का आई एम लविंग इट, यस और सर। रिलायंस का कर लो दुनिया मुट्ठी में जो पहले आया था। तो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज, दे आर डिफरेंट स्लोगन्स। सेम एज प्रोडक्ट का जो कलर होती है, शेप होती है, इन प्रोडक्ट की मार्केटिंग और सर्विसिंग के लिए सेम प्रोडक्ट को कोई और मार्केट में सेल ना कर पाए, इसलिए हम लोग यूज करते हैं। क्लियर? ओके सर। अब राइट comes into the existence once the trademark gets registered. The applicant of the mark can claim complete right over the said mark. Registrations usually take 12 to 18 months. तो जब हम लोग अप्लाई करते हैं इसके लिए, ट्रेडमार्क के लिए, कितना टाइम लेता है बेटा? 12 to 18 months। बट कब से हमारा स्टार्ट हो जाता है, बताइए? जब से उसने एप्लीकेशन सबमिट की है, रजिस्ट्रेशन किया, तब से वो एग्जिस्टेंस में आ जाता है। दूसरा बंदा कोई और सेम नेम सेम स्लोगन यूज नहीं कर सकता है। सर कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन के लिए कोई चार्ज लगता है? कॉपीराइट के लिए नॉर्मल प्रोसेसिंग फीस लेते हैं बेटा वो लोग, ज्यादा नहीं लेते। नॉर्मल प्रोसेसिंग फीस, जैसे अब आपको बताऊं, जीएलए में बहुत से बच्चों ने पेटेंट के लिए अप्लाई किया था, तो पेटेंट की फीस होती है, बट जीएलए पे करता है उसको। हाँ, अगर आप अपने इंडिविजुअल नेम से कराना चाहते हो, एफिलिएशन नहीं देना चाहते हो जीएलए की, तो फिर आपको पे करना पड़ेगा। भाई मैं चाहता हूँ कि मैं एफिलिएशन जीएलए की ना डालूं, ये मेरा ओन क्रिएशन है, मैं पेटेंट कराना चाहता हूँ, तो क्या होगा? तो मेरे को उस प्रोसेसिंग फीस को पे करना पड़ेगा। और जनरली ग्रांट में जो टाइम लगता है बेटा, कम से कम 2 to 3 years लग जाते हैं। ओके। ओके सर। ओके। Provisional applicant required trademark registrations does not include provisional applications, but it required a trademark search. कोई प्रोविजनल एप्लीकेशन नहीं देता, बट आपको ट्रेडमार्क सर्च करना पड़ेगा, किसी और ने तो यूटिलाइज नहीं कर रखा है। जैसे मान के चलो मैं रिसर्च पेपर पे नाम डालता हूँ, पर टाइटल डालता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ,
वो जैसे ही मैं प्लेगरिज्म रिपोर्ट टर्नटिन पे या किसी भी सॉफ्टवेयर पे चेक करता हूँ तो मेरे को बता देता है कि भाई ये पूरा का पूरा सेंटेंस आपने यहाँ से कॉपी पेस्ट किया है, तो मेरे को करना पड़ता है, रीफ्रेजिंग करनी पड़ती है, मतलब उसको, जैसे आपने देखा ब्रजवासी एस नाम से कोई डाल दे, ब्रजवासी जैसे पंछी, पंछी, डिफरेंट मीनिंग सुने आप लोगों ने, सुने? हाँ सर, पंछी के आगरा नाम में तो बहुत बहुत सारी, दुकान है सर। लेकिन हाँ, ओरिजिनल पंछी वो अलग ही होगा। यस सर। कुछ ना कुछ किसी ने बिंदी लगा दी होगी, किसी ने कुछ और लगा दिया होगा, तो हाँ सर। डिफरेंट हो गया उससे। वो डिफरेंट करने के लिए सेम नाम आप यूज नहीं कर सकते। क्लियर? ओके। सिंबलिक रिप्रेजेंटेशंस यूज व्हेन द रजिस्ट्रेशन इन प्रोसेस। ट्रेडमार्क इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं जब हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में है। जब हमें कंप्लीट हो जाता है तब राइट्स रिजर्व आर हो जाता है। देखा है सिंबल्स इस तरीके के, बहुत सी जगह पे आपने देखे होंगे बेटा सिंबल्स। यस सर। तो जब हमारा रजिस्ट्रेशन में है तो ट्रेडमार्क, और जब हमारा कंप्लीट हो चुका है रिप्रेजेंट आर। ये तो हम लोग कॉपीराइट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कॉपीराइट नोटिस फॉर कॉपीराइट ये यूएस के अकॉर्डिंग है बेटा। सिंबल्स, वर्ड कौन सा कॉपीराइट है, एब्रीविएशंस कॉपीराइट्स। एग्जांपल सी कॉपीराइट 2000। अब इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? साउंड रिकॉर्डिंग रिक्वायर्ड सिंबल, कॉपीराइट का सिंबल्स, ठीक है। उसके बाद ईयर ऑफ पब्लिकेशन, कब फर्स्ट पब्लिश हुआ, उसके बाद नेम ऑफ द ओनर। क्लियर? तीन चीजें होती हैं, क्या क्या? सिंबल्स, फर्स्ट ईयर पब्लिशिंग एंड नेम ऑफ द ओनर। सर ये कौन सी ईयर है सर ये वाली, जैसे अगर बेटा ये जैसे सर। आपको कॉपीराइट करना यस सर। है ना, तो पहले सबसे पहले क्या कह रहा है वो, सिंबल रिक्वायर्ड है, उसके बाद ईयर जिस ईयर में वो फर्स्ट पब्लिश हुआ है, और उसके बाद नेम ऑफ द ओनर। मतलब सर जिस ईयर में एप्लीकेशन रजिस्टर किया गया है कॉपीराइट के लिए वो ईयर सर। हाँ हाँ अच्छा सर। भाई, जैसे आपने रजिस्ट्रेशन किया और मान के चलो उसी ईयर में पब्लिश हो गया है, जैसे 2000 में पब्लिश हो गया तो 2000 आ जाएगा। 2001 में हुआ है तो 2001 आएगी। भाई पब्लिकेशन में किस टाइम पे आया है, ठीक है। ओके सर। भाई आपने रजिस्टर किया, हो सकता है वो रिजेक्ट हो जाए 10 दिन बाद, उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप ये ऐसा कह सकते हो कि इसमें मेरा कॉपीराइट है, या 4 महीने तक कॉपीराइट ने आपको नहीं डिफाइन किया, रिव्यू प्रोसेस में चल रहा था, तब हो सकता है 4 महीने बाद, 6 महीने बाद वो कैंसिल हो जाए। क्लियर? यस सर। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट वन इज विपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। Copyright Treaty is an international treaty on copyright law adopted by the member state of the World Intellectual Property Organization in 1996। ये विपो क्या है बेटा? एक कोलैबोरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है जिसने क्या किया, सारी की सारी जितने भी कंट्रीज थे जो इसमें पार्टिसिपेट करने वाले थे, तो उन कंट्रीज में कॉपीराइट वैलिड रहेगा। जैसे सपोज दैट इंडिया में मैंने कॉपीराइट ले लिया, तो जिन ऑर्गेनाइजेशंस ने इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था, कोलैबोरेशन है, वहां वही कॉपीराइट वैलिड होगा। क्लियर? तो ये कब हुआ था? द विपो कॉपीराइट ट्रीटी इज अ स्पेशल एग्रीमेंट अंडर द बर्न कन्वेंशंस which deal with the production of work and the right of their authors in the digital environment। सर एक से ज्यादा लोगो और स्लोगन। लोगो बेटा किसी प्रोडक्ट के लिए ही तो लोगे, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो लोगे। अगर आप दूसरी फॉर्म स्टार्ट कर रहे हो तो दूसरा लोगो ले सकते हो, लेकिन एक ही प्रोडक्ट पर दो लोगो कैसे लगाओगे, या एक ही प्रोडक्ट के दो स्लोगन कैसे डिफाइन करोगे, बताओ। अविनाश, क्लियर है? भाई पर्टिकुलर एक फर्म के लिए तो आप एक ही सिंबल तो लोगे, एक ही फर्म के लिए दो कैसे ले लोगे? हाँ, अगर आपका स्लोगन या लोगो जो भी है आप किसी को फ्रेंचाइजी देते हो,
तो वो बंदा आपके स्लोगन को या स्लोगन को यूटिलाइज कर सकता है, लेकिन नेम आप ही का रहेगा, वो आपको पे करेगा। जैसे पतंजलि की नहीं देखते हो आप लोग, पतंजलि के बहुत सारे मार्केट हैं डिफरेंट डिफरेंट पे, सबने फ्रेंचाइजी ले रखी है, लेकिन नाम तो पतंजलि के से चल रहा है। यस और नो? क्लियर है अविनाश? To author in digital environment, in addition to the right recognized by the Berne Conventions, they are granted certain economic rights. The treaty also deals with two subject matters to be the word intellectual property organizations copyright. ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया ना, as the right granted to the authors apart from the right recognized by the Berne Conventions, the treaty also grants पहली चीज the right of distribution, हमें क्या देता है, हमें डिस्ट्रीब्यूशन का राइट देता है to authorize the making available to the public of original as well as copies of the work through the sales or other transfer of ownership। मतलब जो काम मेरा है मैं उसको सेल कर सकता हूँ, किसी और को दे सकता हूँ, कोई और से भी यूटिलाइज कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है। पब्लिकली मैं अनाउंस कर दूं कि ये काम मेरा है, जैसे आपने देखा होगा मेरे नाम से रिसर्च पेपर पब्लिश है तो उसको स्कोपस पे आ गया, गूगल पे आ गया, ठीक है। दूसरी चीज द राइट ऑफ रेंटल, the right of authorized commercial rental to public of the original as well as copies of three kind of work। कंप्यूटर प्रोग्राम हो सकते हैं मेरे, सिनेमेटिक मूवीज हो सकती हैं, सॉन्ग्स हो सकते हैं, वर्क एम्बॉडेड इन फोनोग्राफिक एज डिटरमाइंड इन द नेशनल लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। तीन तरीके की चीज उन्होंने डिफाइन की। पहला कि जो मेरा वर्क है, ऑथराइज वर्क है, मैं उससे क्या कर सकता हूँ, कमर्शियल कर सकता हूँ, किसी कंपनी को दे सकता हूँ, पब्लिकली अनाउंस कर सकता हूँ, उसकी मल्टीपल कॉपी, जैसे बुक्स की मैंने कॉपी बहुत सारी बना दी, मार्केट में सेल कर दी अपने नाम से, कोई भी उसे यूटिलाइज कर सकता है, परचेज कर सकता है, ठीक है। हाँ, लेकिन कोई और बंदा सेम बुक मेरे नाम से या अपने नाम से पब्लिश नहीं कर सकता। ऐसी आप मूवीज में देखिए, क्या आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज में जो बैकग्राउंड म्यूजिक होता है वो सेम होता है, देखा है कभी? या हम उस गाने को अपनी मूवी में यूज कर रहे हैं, तब कंडीशन क्या रहती है, we need to take a prior permissions, after that we can use this song in our movies। clear? And last one is a broader right of communications to the public is the right to authorize any communications to the public by wire or wireless means, including the making available to the public of work in a way that the member of the public may access the work from a place and at a time individually choose by them। The quoted expressions cover in a particular on demand interactive communications through the internet। क्लियर है? यहां तक बेटा कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, पूछ लो। चलिए क्वेश्चन करते हैं, बताइए व्हाट प्रोटेक्ट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएटेड बाय आर्टिस्ट? कॉपीराइट सर। कॉपीराइट? श्योर? यस सर। चलिए व्हाट पेटेंट प्रोटेक्ट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएटेड है? आई थिंक सर पेटेंट। अभी रुको देखते हैं। अब मैंने कहा ना, अब तुम लोग भूल जाते हो, पढ़ते ही नहीं हो, मैंने अभी भी बताया था। कॉपीराइट ये ही तो देखिए, होगा, आर्टिस्टिक वर्क। मैं वही इसलिए मैं स्लाइड मैंने कहा ध्यान ही नहीं दिया इन्होंने। प्रोटेक्शन ऑफ द ओरिजिनल क्रिएटिव एक्सप्रेशंस लाइक लिटरेटिव वर्क, आर्टिस्टिक वर्क और ड्रामेटिक वर्क अंडर द एक्ट ऑफ कॉपीराइट। क्लियर? यस सर। क्लियर है? ओके। दूसरा क्वेश्चन बताइए, व्हाट प्रोटेक्ट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएटेड बाय डिजाइनर्स? पेटेंट सर। बताओ। पेटेंट। पेटेंट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट बताओ। सर व्हाट प्रोटेक्ट द पेटेंट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएटेड बाय इन्वेंटर? पेटेंट सर। यस गुड, पेटेंट ही होगा। क्यों होगा?
क्योंकि सर इन्वेंशन के लिए सर इन्वेंशन के लिए पेटेंट। पेटेंट होता है। यस सर। व्हाट डज अ ट्रेडमार्क प्रोटेक्ट? लोगोज, नेम्स एंड ब्रांड्स। यस, लोगोज, नेम्स एज वेल एज ब्रांड। गुड। हाउ लॉन्ग डू पेटेंट यूजुअली लास्ट फॉर? सर 20 years। 20 years। गुड। तो बेटा इससे एक चीज बता दूं आपको, इस कॉपीराइट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से काफी क्वेश्चंस आएंगे, इसको ढंग से पढ़ लीजिएगा। सर सारी स्लाइड सेंड कर देना या सर पोर्टल पे अपलोड कर देना। हाँ, मैं कुछ बच्चों ने मेरे को मैसेज कर दिया था, एक स्लाइड तो मैंने भेज दी है, ये सर दूसरी मैंने स्लाइड भी है, मैं किया भेज था सर दूंगा। मैसेज आपको, आपने रीड नहीं किया। नहीं किया? ऐसा नहीं हो सकता यार। नहीं सर, आपने रेस्पॉन्ड चलो, नहीं किया था सर। चलो कल मेरे को बता देना, कल मैं भेज दूंगा, ठीक है? ओके सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। बेटा आप लोग जितने भी लोग हैं, फिर दोबारा से मैं आप लोगों को बोल देता हूँ, आप लोग जो पोर्टल पे लॉगिन लिंक आता है वहां से आप क्लास को लॉगिन किया करो, अदरवाइज यू मार्क एब्सेंट। ध्यान रखना, ऑफिशियल मेल आईडी से ज्वाइन करो ताकि आपकी प्रेजेंट हो सके, अदरवाइज दैट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। सर पोर्टल पे अपलोड कर दीजिएगा सर, क्योंकि चलिए सबको बेटा, इतने सारे सेक्शन है, मैं कहाँ पोर्टल पे अपलोड करूंगा? मेरे को आप भेज देना, अपने सेक्शन में भेज देना, पोर्टल पे ठीक सर। है? बेटा मैं कह रहा हूँ पोर्टल पे बेटा 12 सेक्शन हैं, कितने सेक्शनों में मैं अपलोड करूंगा? और फिर भी अगर कोई रह गया तो फिर वो रोएगा। चलिए, थैंक यू। किसी ने लेट तो ज्वाइन नहीं किया? चलो 3 मिनट्स के बाद 40 पे मैं क्लोज कर दूंगा सेशन, ठीक है? सर हेलो। हाँ बेटा। सर मेरी अटेंडेंस रह गई थी सर, मेरा रजिस्ट्रेशन लेट हुआ था तो जो मतलब रजिस्ट्रेशन से पहले की जो अटेंडेंस थी वो नहीं लग पाई है सर, वो मॉडिफाई करवानी है। बेटा तो अपने एडवाइजर को बोलो, वो मॉडिफाई करेंगे। नहीं सर, वो बोलते हैं कि आपसे बात करने के लिए। बेटा तो उस टाइम की अटेंडेंस मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा? प्रॉब्लम ये है ना, जिस टाइम पे आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, जनवरी में या फरवरी में, उस टाइम यस पे सर। तो अटेंडेंस मिलेगी भी नहीं, डाउनलोड भी नहीं कर पाऊंगा मैं। वो तो आपके एडवाइजर ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना, अच्छा सर। ठीक है? ओके सर। ये क्या कह रहे हैं, पुष्पेंद्र जी इशू की वजह से लेट ज्वाइन हुआ था। चलो बेटा, मैं 5 मिनट तक ऑन है, फिर मैं बंद कर दूंगा, ठीक है? 42 43 पे मैं बंद कर दूंगा। सर यस बेटा। सर लास्ट क्लास में सर मैंने अपनी पूरी क्लास अटेंड की थी थ्रू लैपटॉप सर, उसकी वजह से सर मेरी एब्सेंट मार्क है। बेटा एक चीज बताओ मेरे को, आपने जो ज्वाइन किया होगा, या तो मैं आपको बता रहा हूँ, ऑफिशियल मेल आईडी से ज्वाइन नहीं किया होगा, या फिर जो पोर्टल पे आपका लिंक आता है ना, यस सर। वहां से ज्वाइन नहीं किया, वहां से ज्वाइन नहीं किया होगा बेटा। सर मैंने ऑफिशियल ईमेल आईडी से और पोर्टल के थ्रू ही ज्वाइन किया तो था सर, पोर्टल के थ्रू लास्ट ज्वाइन टाइम किया भी है? ऐसे ही हुआ था लैपटॉप से जब मैंने ज्वाइन किया था, एब्सेंट मार्क था सर उसमें। तो एक काम करना, किस डेट की अटेंडेंस है? 10 की? यस सर। तो मैं आपको पूरी की पूरी अटेंडेंस शीट भेज दूंगा, आप देख लेना, आपका नाम अवेलेबल, मतलब ऑफिशियल मेल आईडी अगर दिख रही है वहां पे तो ठीक है, आपने ऑफिशियल मेल आईडी से ज्वाइन किया होगा, अगर नहीं किया है या ड्यूरेशन 20 मिनट से कम होगा तब एब्सेंट है, ठीक है? ओके सर। मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, चेक कर लेना बेटा। ओके, थैंक बेटा। वाई यू ज्वाइन लेट क्लास, राधिका? अब आप अगर बेटा 12:20 पे ज्वाइन करेंगे तो उसके लिए मैं रेस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। 12 बजे क्लास स्टार्ट होगी और 12:35 पे मैं एंड कर दूंगा।
Okay, student, I am ending the class. Thank you.